अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल हुकूमत को इत्तेहादियों के बयान से धचका लगा और आज अपोजिशन को इत्तेहादी के बयान से धचका लगा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ की जानिब से फौजी क़यादत का बराह रास्त नाम लेने को उनका और उनकी पार्टी का ज़ाती फैसला करार दिया। साथ ही इस हवाले से सबूत का मुतालबा किया। ये भी कहा कि उनके लिए जब जलसे में ये बात हुई तो शॉकिंग था ये सुनना। जहाँ तक ये नाम लेने की बात है, मैं समझता बहुत सी ज़रूरी है और ऐसे ही हुआ होगा कि मियाँ साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ एंड उसको प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्ज़ामात आगे लेके आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं ये स्ट्रैटेजी खुद अपना जमात के लिए नहीं अपनाता कि मैं जलसों में इस तरीके से बयान करता, लेकिन मियाँ साहब का हक है, इसने ये मौक़िफ़ लिया है। शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दे दिया। हुकूमत इस बयान से खुश है। शिबली फराज ने ट्वीट किया कि बिलावल का बयान पीडीएम का बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर मौजूद हैं। साथ ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद होंगे। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब, सबूत मांग लिए हैं, कब देंगे? नॉट एग्जैक्टली सबूत मांग रहे हैं। बयानिया जो है, ओवरऑल जो नैरेटिव है, वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो 20 सितंबर का जो बयानिया था, रेजोल्यूशन आया था, उसमें बड़े वाज़े तौर पर सामने आया था कि क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तमाम 11 जमातें चाहती हैं। वो अब भी मौक़िफ़ कायम है और सबका एक ही मौक़िफ़ है। सिंध में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, उनके इश्यूज़ होते हैं, आपको पता है, वो एक्सप्रेस करते हैं, चूँकि वो फेस करते हैं वो सब चीज़ें। जो मियाँ नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में कहा था, वो कोई कहानियाँ नहीं थी, वो फैक्ट्स पर मबनी था। जो 2013 से लेके 2018 तक PMLN की हुकूमत ने फेस किया, जिसमें 4 साल मियाँ नवाज शरीफ के अपने थे। मतलब मगर कोरोना की वजह से बिलावल कह रहे हैं मैं मिल नहीं पाया, मगर वो मिलकर ज़रूर देखना चाहेंगे कि क्या सबूत हैं इस हवाले से। तो सबूत हैं आपके पास या नहीं है उन्हें कुछ दिखाने को? मेरा ख्याल है एक तो शाहजेब बहुत थिन लाइन है जो बिलावल बात कर रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ ने बात की थी। आपको याद होगा बिलावल पहले सियासतदान थे असेंबली में, जब ये 2018 का रिग्ड इलेक्शंस के बाद जब असेंबली में गए थे, जो उन्होंने इस्तेमाल किया था अल्फाज प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उन्होंने हज़ारों दफ़ा उसको दोहराया है, रोज़ बात करते हैं कि सिलेक्टर्स के हवाले से। अब जब बिलावल भुट्टो खुद बात करते हैं सिलेक्टर्स के हवाले से, तो उन सिलेक्टर्स का नाम ले लिया मियाँ नवाज शरीफ ने। तो मेरा ख्याल है अगर आप देखेंगे दोनों को जोड़ के तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जलसे में मियाँ नवाज शरीफ ने यह कहा, 18 अक्टूबर को 2 दिन के बाद ही वो जो वाक़या हुआ जब मरियम नवाज साहिबा यहाँ आई थी और कैप्टन सफदर को अरेस्ट करने के लिए जिस तरह से सब कुछ कार्रवाई की गई, जिसका बरमला इजहार ख़ुद बिलावल ने किया और शदीद तरीन तरीके से किया, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा कि जी वो इंक्वायरी कंडक्ट करें। तो मेरा ख्याल है डेट वाज एन एंडोर्समेंट, वही एविडेंस होता है ना, और क्या एविडेंस होता है। सो वो तो 2 दिन भी नहीं लगे थे और पूरी कौम के सामने आ गया था कि क्या कुछ पाकिस्तान में होता रहा है और आज भी हो रहा है। उसी की निशानदेही मियाँ नवाज शरीफ ने की थी। मतलब मगर अब इस बात की तस्दीक नहीं हो गई कि गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, कराची में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं की, कोयटा में उन्होंने दोबारा तकरीर की, यानी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे। कराची का जलसा पीपल्स पार्टी का था, वो इस बयानिए से खुश नहीं थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है एक तो 16 अक्टूबर को उन्होंने ख़िताब किया था मियाँ नवाज शरीफ ने, 18 को यहाँ कराची में जलसा था। आप भी एग्री करेंगे, चाहे जो भी हो, वो जो तकरीर थी वो पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से बहुत बड़ी तकरीर थी। खुल के बातें की गई, अब्जॉर्व हमने कहा हो जाए कौम को। तो 18 को रिपीट करना दोबारा से, लेकिन 25 अक्टूबर को दोबारा कोयटा में तकरीर की। तो तकरीर करने से ना पीपल्स पार्टी ने मना किया था और ना ही वो मना करना चाहेंगे। वैसे मगर वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी है। पीडीएम के बयानी से जो आगे ले गए नवाज शरीफ साहब, हुकूमत भी अब यही कह रही है, तो नहीं खड़ी है पीपल्स पार्टी। देखिए अगेन ये बात ये है कि 20 सितंबर का जो रेजोल्यूशन थी, अगर आप उससे 2 दिन पहले चले जाएं, 1 दिन पहले चले जाएं, जो
रेजोल्यूशन आई थी वो भी बड़ी फार रीचिंग थी। उस किस्म की चीज़ें भी पाकिस्तान में कभी नहीं कही जाती थी। तो उसको भी 2-4 दिन में 20 सितंबर के बाद पूरी कौम ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया और उससे आगे चलना शुरू हो गए। तो पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ हो सकता है कि नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें कोई दोनों में डिसएग्रीमेंट नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी जो 9 जमातें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल अफेयर्स में और सिविलियन बालादस्ती के लिए ये इंटरफेरेंस कितनी ख़राब है और पाकिस्तान ने इसकी कितनी ज़्यादा हमने इसको भुगता है और पाकिस्तान के लिए कितना ख़राब है और आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए। सो उसमें सब मुत्तफिक हैं। अब नाम जो है लेना या ना लेना, मेरा ख्याल है उस सारे ओवरऑल मैक्रो नैरेटिव में छोटी चीज़ रह जाती है। बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, आप क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि सिलेक्टर और सिलेक्टेड का लफ्ज़ तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नवाज शरीफ ने सिलेक्टर का नाम बता दिया, 2013 से 2018 का अपना एक्सपीरियंस बता दिया, इसमें सबूत कैसा? पीपल्स पार्टी तो ये कोई 2018 के बाद से नहीं शुरू हुई। पीपल्स पार्टी तो 1977 से, बल्कि 1967 से ये बातें कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक है, एक वक्त था, होता रहा, हमारे साथ तो हर दौर में होता रहा, लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए। इसका बहुत नुकसान हो गया, बहुत बड़ा डैमेज हो गया। लेकिन पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक्स की बात जब भी करती है, पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शंस के अंदर भी, बिलावल साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जब हमने जनरल इलेक्शन या बाय इलेक्शंस के अंदर कुछ अफसर्स के नाम लिए बाकायदा, लेकिन हमने विद सॉलिड सबूतों से लिए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने बग़ैर सबूत के नाम लिए होंगे? लेकिन हमें उस बात का नहीं पता था, क्योंकि मैं मियां साहब से मिल नहीं सका था, कोविड की वजह से मैं लंदन जा नहीं सका, वो बीमार थे, आ नहीं सकते थे, लिहाजा वो हम उनसे मिल के वो हमें नहीं बता सके सारी तफसीलात। लेकिन उन्होंने कहा कि मियां साहब अपनी बात कहने में पूरी तरह आज़ाद है, वो जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन हमारा बयानिया, हमारा जिस बात पे इत्तेफाक राय था और है, वो है पीडीएम के वो 26 नकाती एलामिया, उसके हम साथ हैं, उसके बियॉन्ड, उसके साथ सारी जमातें बंधी हुई है। उससे हट के पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, मियां साहब का अपना 10 एजेंडे हो सकते हैं। वैसे मगर जो गुजरावाला की तकरीर है उसके बाद कराची में तकरीर नहीं की, कराची का जलसा आप लोगों का था, ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो पीडीएम के बयानिए से आगे निकल गए थे नवाज शरीफ साहब और आप लोग मुतमईन नहीं थे, इसलिए कराची में तकरीर नहीं हुई? कराची वाले जलसे में खिताब ना करने की ऐसी वजह नहीं थी। अगर हमारा ये होता तो उस वक्त भी इस पर एहतजाज करते। ये तो सवाल है, एक साफ़ी ने सवाल किया, हमने कोई BBC का इंटरव्यू अरेंज तो नहीं किया, आप सवाल करते, आपको भी ये जवाब दे देते। सो उनसे सवाल हुए और उस सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, मसलन उन पर सवाल हुआ कि जी क्या आप इस पर सरप्राइज से डिस्टर्ब हुए, इट वॉज अ शॉक फॉर यू? उन्होंने कहा यस। अब ये एक सवाल है, उन्होंने उसके जवाब में क्या कहा वही उन्होंने दोहरा दिया। हाँ, एक अचंबा तो था, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता था कि मियां साहब नाम ले रहे हैं या उनके पास नामों की कोई तफसील मौजूद है, क्योंकि ये हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था ये पीडीएम के। सब अगर आइंदा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसे होने, लड़काना में भी जलसा होना है, नवाज शरीफ साहब खिताब करें, नाम लें, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा या आप चाहेंगे कि पहले सबूत दिखा दें अगर नाम ले रहे हैं तो? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सबूत हमें दें, उन्होंने कहा कि मियां साहब बगैर सबूत के बात नहीं करेंगे और मेरा ख्याल है कि वो सबूत जो है वो आवाम के सामने लाएंगे जब चाहेंगे। हम ये नहीं कह रहे। देखिए, एक और शायद बड़ी आपने बहुत जयद साफ़ी हैं आप भी, सवाल ये है कि क्या 11 जमातों के इस इत्तेहाद में कोई जमात बाकियों को अपना एजेंडा दे सकती है? क्या मैं कंटेंट दे सकता हूं कि इस कंटेंट के अलावा आप नहीं बोल सकते? क्या कोई मुझे ये कंटेंट दे सकता है? सो बोल तो सारे अपने अपने नुक्ता नज़र से सकते हैं, लेकिन जिस बात पे इत्तेफाक राय है, वो मीटिंग के अंदर भी जब बातें हुई तो बहुत सारी हुई, इसी तरह जलसों में भी बहुत सारी बातें, मतलब महमूद खान असदज़ई साहब ने बहुत सारी बातें की। क्या सारी जमातें उससे मुत्तफिक है? आंसर इज़ नो। हम जिस बात पे मुत्तफिक हैं वो एलामिया है जो 26 पॉइंट्स का है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा हुकूमत के लिए एक और बड़ा स्कैंडल बन रहा है। वज़ीर आज़म के लिए 5 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जो उन्हें अपनी काबीना से करने चाहिए। एक ब्रेक के बाद एक के बाद एक गलती हो रही है। बार बार कौमी खजाने और अवाम का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म को गलत मालूमात दी जा रही हैं, गलत एदाद शुमार बताए जा रहे हैं, उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जाता और फिर जब अवाम और कौमी खजाने का अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है तो वज़ीर आज़म को उनके फैसलों पर अमल दरामद की वजह भी गलत बताई जाती है।
वुज़रा खुद जिम्मेदारी नहीं लेते और अपनी कोताहियों की जिम्मेदारी कभी माजी की हुकूमत, कभी कोरोना, कभी मीडिया, कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी बैनुल-अक़वामी मार्केट्स और कभी सूबाई हुकूमतों पर डाल देते हैं। वज़ीर आज़म को गलत मालूमात या गलत एदाद-ओ-शुमार बताते हैं और वज़ीर आज़म वो एदाद-ओ-शुमार अपने इंटरव्यूज़ और तकारीर में बोल देते हैं। फिर मीडिया हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे तो वुज़रा और मुशीर मीडिया पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। हक़ाइक़ का जवाब हक़ाइक़ से देने के बजाय मीडिया पर इल्ज़ाम लगाकर मीडिया को ही मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है। जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर है, सियासी कीमत वज़ीर आज़म को अदा करनी है। इसलिए वज़ीर आज़म को अपने वज़ीरों और मुशीरों से 5 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, अगर LNG से बिजली कम कीमत पर बनी तो फर्नेस ऑयल से बिजली क्यों पैदा की गई? दूसरा सवाल, सस्ती LNG मिल रही थी तो LNG टर्मिनल्स को पूरी 100% कैपेसिटी पर पूरा साल क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? तीसरा सवाल, 2.25 साल गुजरने के बावजूद LNG टर्मिनल क्यों नहीं लगाया गया? चौथा सवाल, इंतहाई कम रेट होने के बाद सस्ते लॉन्ग टर्म मुआहदे क्यों नहीं किए गए? और पांचवा सवाल, महंगे फर्नेस ऑयल से पैदा की गई बिजली से किसने अरबों रुपए कमाए? अगर वज़ीर आज़म अपने वुज़रा को अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं तो इन सवालात का अपने वुज़रा से जवाब लें। इन तमाम सवालात का पस मंज़र आपको बताते हैं। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में नवंबर के महीने में महंगी LNG खरीदी है और दिसंबर के महीने में गुज़िश्ता हुकूमत के कतर, गनवर और ENI के तवील मुद्दती मंसूबों के मुकाबले में 25% से भी ज़्यादा महंगी LNG खरीदने जा रही है। मगर 10 दिन पहले वज़ीर आज़म ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्हें ये मालूमात ही नहीं दी गई थी और उनके पास वही मालूमात थी जब कोरोना के दौरान LNG की कीमतें गिरकर 12 साल की कम तरीन सतह पर आ गई थी और वज़ीर आज़म ने महीनों पुरानी मालूमात आज का कहकर 10 दिन पहले के इंटरव्यू में बयान कर दी, जबकि नवंबर के LNG के महंगे सौदे हो चुके थे। इन्होंने गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर से। उस टाइम पे जो गैस थी कतर पे जो बिक रही थी उसका देख ले और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे साइन किया, बीच में इन्होंने पैसा बनाया। उसके बाद आज 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कतर से। आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। हमने अपने प्रोग्राम में जब इस गलती की निशानदही की तो वज़ीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल ने क्या कहा, देखिए। जब कोविड था और गर्मियां थी तो गैस की कीमत जो है वो $2 से $3 तक आ गई फी टन। हमारा मुआहदा है 13.37 डॉलर फी टन। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए अपने किसी रिसर्चर से, आपको नजर आ जाएगा कि ये कितने फीसद कमी थी कीमत में। शहबाज गिल साहब ने तस्दीक की कि हमने दुरुस्त बताया था कि आजकल जरूर गैस 25% महंगी है, मगर ये कोरोना के ज़माने में $2.5 से $3 पर आ गई थी और कतर से गुज़िश्ता मुआहदे पर ही LNG मांगी जा रही है। तो वज़ीर आज़म को ये बात क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि वज़ीर आज़म के इंटरव्यू में तो गर्मियों का कोरोना के दौरान रेट का जिक्र ही नहीं है, बल्कि 10 दिन पहले का है जब कीमतें बढ़ चुकी थी। ये मालूमात वज़ीर आज़म से क्यों छुपाई गई? किसने ये यकीनी बनाया कि वज़ीर आज़म माजी की हुकूमत पर पुराने दादोशुमार के साथ जिम्मेदारी डाल दें और नए दादोशुमार के साथ अपनी टीम का एहतसाब ना कर सकें कि मुल्क को इस सूरत हाल के लिए क्यों तैयार नहीं रखा गया? कोरोना की वजह से आर्जी तौर पर कीमतें नीचे आई थी, दोबारा ऊपर चली जाएंगी, तो हमने 2.25 साल में इसके लिए क्या किया? क्योंकि कोरोना में कीमतें 12 साल की कम तरीन सतह पर आई। ये वज़ीर आज़म सवाल करते, इसके लिए वज़ीर आज़म को गलत मालूमात दी गई ताकि वो सवाल ना कर सकें। शहबाज गिल साहब ने कोरोना के दिनों की कम $2 से $3 की कीमत बताई और कहा कि नून लीग का मुआहदा $13.3 फी टन का है। ऐसा नहीं है, फीसद को डॉलर बताकर अवाम को फिर गलत बताया गया। इसी तरह वज़ीर आज़म को भी गलत मालूमात दी गई। पाकिस्तान का कतर से मुआहदा ब्रेंट ऑयल का या आसान अल्फाज में तेल की कीमत का 13.3% के रेट पर है, $13.3 पर नहीं है। यानी जो भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत होती है उसी हिसाब से हमें LNG मिलती है। तो कोरोना आने के बाद LNG की कीमतें $2 से $3 गिर गई, मगर ब्रेंट ऑयल की कीमतें भी $20 से नीचे चली गई थी। पाकिस्तान के मुआहदे जो तेल की कीमत का 13.3% से 11.6% पर हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान को ये गैस $2.5 से $3.5 तक मिल रही थी। मगर वज़ीर आज़म को और अवाम को ये बताने के बजाय ये बताया जाए कि $2 से $3 की LNG हमें मिल रही थी, मगर कतर से माजी की हुकूमत $13.3 का सौदा कर गई थी, तो नुकसान हुकूमत का है। क्योंकि गलत मालूमात के साथ आप मीडिया के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं, मगर पॉलिसी नहीं बना सकते। वुज़रा गलत मालूमात देकर या मालूमात छुपाकर वज़ीर आज़म से अपनी नाकामी तो छुपा लेते हैं, मगर हुकूमत की नाकामी और मुल्क का नुकसान नहीं छुपा सकते। आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। एक और दावा जो शहबाज गिल साहब ने किया, वो देखिए।
सर्दियों में गैस की कीमत हमेशा ऊपर जाती है। आजकल सर्दियों के हमें सिर्फ 6 हफ्ते ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए हम 800 जो MMCFD का मुआहदा 3.37 में नून ने किया है, अगर हम सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए उस 800 के ऊपर मुआहदा कर लें कोई, तो फिर वो गैस कहां रखें, क्योंकि हमें तो सारा साल उस गैस की जरूरत नहीं होती, हमारी तो वो 800 में पूरी हो जाती। बल्कि क्योंकि गैस बहुत महंगी है तो हम अफोर्ड नहीं करते उसको बेचने के लिए। तो ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। आजकल वो जरूर 25% महंगी है। प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे थे वो दुरुस्त कह रहे थे, और आप दो चीजों को मिला के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते, पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। उन 6 हफ्तों के तकाबली जायजा आप ले रहे हैं पूरे 54 हफ्ते के साथ, और आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का दावा गलत था। आपने ये गलत बयानी की है, हकायक को ट्विस्ट किया है। अब अगर वज़ीर आज़म को ये मालूमात दी जाएगी कि पाकिस्तान में तो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए गैस की कमी होती है, तो हुकूमत कैसे दुरुस्त पॉलिसीज़ बनाएगी और मुल्क को बहरान से निकालेगी? ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अब से 4 महीने पहले आने वाले इसी हुकूमत के अपने मुआशी सर्वे में ये बताया गया है कि हुकूमत के अपने दावे के मुताबिक पाकिस्तान को रोज़ाना 6 अरब क्यूबिक फीट गैस की ज़रूरत है, मगर पाकिस्तान में सिर्फ 4 क्यूबिक फीट गैस पैदा होती है। यानी पाकिस्तान को रोज़ाना 2 अरब क्यूबिक फीट गैस की कमी का सामना है। हुकूमत के अपने मुआशी सर्वे के मुताबिक इस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने LNG की दरामद शुरू की है। हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है कि जिससे कुदरती गैस की पैदावार में भी इजाफा हो और गैस की दरामद भी बढ़ाई जाए, ताकि मुल्क में बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। फिर 28 अक्टूबर को वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने हैदराबाद में बता दिया था कि पाकिस्तान के अपने कुदरती गैस के ज़राए तेज़ी से कम हो रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़खायर में गैस तेज़ी से कम हो रही है। अहम बात यह है कि कराची में सितंबर में ही घरों में गैस का दबाव कम हो गया था और इंडस्ट्री को भी गैस की कमी का सामना करना पड़ा और एक्सपोर्टर्स को मजबूरन अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ी थी। 20 अक्टूबर को खुद वफाकी वजीर उमर अयूब ने बताया कि मुल्क को गैस की कमी का सामना है और सर्दियों में शदीद कमी का सामना होगा। उन्होंने बताया कि रवा साल सितंबर के महीने में सुई सदर गैस कंपनी 993 MMCFD गैस सप्लाई कर रही है, जबकि गुज़िश्ता बरस 1109 MMCFD गैस सप्लाई कर रही थी। यानी एक साल में सितंबर के महीने में ही 10% की कमी। नवंबर दिसंबर के 2 महीने की सर्दियों में नहीं, सितंबर की गर्मियों में कमी। सब पता था, सब पता है, मगर इस वक्त अवाम को अपनी गलती छुपाने के लिए गलत बताया जा रहा है। ना 2.25 साल में कोई LNG टर्मिनल लगा, ना उसे मुंतकिल करने के लिए पाइपलाइन पर काम हुआ। वही 2 LNG टर्मिनल और वही पाइपलाइन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो इस LNG को मुंतकिल करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत में लगाई गई। और फैसलों में इस ताख़ीर का अवाम को और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, मगर फ़ायदा किसका हुआ? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने LNG की जगह फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की है। आज ही बिजनेस रिकॉर्डर की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह में फर्नेस ऑयल की सेल्स में पिछले साल के मुकाबले में 33% इजाफा हुआ है। ये इसलिए अहम है क्योंकि गुज़िश्ता सालों में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाने के बजाय पाकिस्तान LNG से सस्ती बिजली बनाने पर चला गया। मगर सिर्फ अक्टूबर 2020 में अक्टूबर 2019 के मुकाबले में फर्नेस ऑयल की सेल्स में 46% का इजाफा हुआ और ये अवाम को, मुल्क को बहुत महंगा पड़ा। इसके लिए, और कितना महंगा पड़ा, इसके लिए आरिफ हबीब लिमिटेड की हालिया रिसर्च आपके सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक साल के 9 माह में 4% बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा हुई है। सिर्फ सितंबर के महीने में 6% बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा हुई है। और रिपोर्ट के मुताबिक LNG से पैदा होने वाली बिजली 6 रुपये 79 पैसे फी यूनिट की पड़ी, मगर फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली 12 रुपये 48 पैसे फी यूनिट की पड़ी, यानी डबल कीमत में पड़ी। इतनी महंगी बिजली क्यों पैदा की गई? क्यों अरबों रुपए का नुकसान मुल्क और कौम को पहुंचाया गया और किसको फ़ायदा पहुंचाया गया? वज़ीर आज़म को ये सवाल अपने वज़रा और मुशीरों से पूछना चाहिए कि अगर वक्त पर एक और LNG टर्मिनल लग जाता, पाकिस्तान सस्ती LNG इंपोर्ट कर लेता, उससे सस्ती बिजली पैदा कर लेता, ज़र मुबादला बचता, गैस की कमी ना होती, सस्ती बिजली पैदा होती, हुकूमत के पैसे बचते, आवाम को सस्ती बिजली मिलती, मगर ऐसा नहीं किया गया। यहाँ तक कि पूरा साल मौजूदा LNG प्लांट्स को भी फुल कैपेसिटी पर नहीं चलाया गया। और वज़ीर आज़म को और आवाम को बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में गैस की कमी होती है। ये बताकर फर्नेस ऑयल के इनएफिशिएंट प्लांट से इतनी महंगी बिजली पैदा करके किस माफिया को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? क्यों मुल्क और कौम का नुकसान किया जा रहा है? वज़ीर आज़म को अपने वज़रा और मुशीरों से पूछना चाहिए कि क्यों उन्हें महदूद मालूमात दी जाती हैं। 12 साल की कम तरीन सतह पर जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमत गिर गई, तो वज़रा क्यों अपनी नाकामी छुपाकर सारा मलबा माजी की हुकूमत पर डाल रहे थे और वज़ीर आज़म को पूरी तस्वीर क्यों नहीं दिखा रहे? स्पॉट प्राइसेस 2 साल में तवील मुद्दती मुआहिदों से कम रही हैं, मगर इससे पहले की सूरत हाल वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बताई गई? आपको दिखाते हैं। साल 2016 में LNG की औसत स्पॉट कीमत रही $60, ब्रेंट ऑयल की औसत कीमत रही $43, पाकिस्तान के 3 मुआहिदों की औसत निकलती है $5.5। साल 2017 में LNG की औसत कीमत रही $8.1, ब्रेंट ऑयल की औसत कीमत रही $54.71,
यानी पाकिस्तान के 3 मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान को गैस मिली $6.9 में, यानी $1.2 फी MMBTU की सस्ती गैस मिली स्पॉट प्राइसेस के मुकाबले में। पाकिस्तान ने अरबों रुपए और ज़र मुबादला की बचत की। फिर साल 2018 में LNG की औसत कीमत रही $9.7, ब्रेंट ऑयल की औसत कीमत रही $71.34 और पाकिस्तान को इसके मुआहिदों पर गैस मिली $9 फी MMBTU, यानी फिर तवील मुद्दती मुआहिदों की वजह से सस्ती गैस मिली और पाकिस्तान की बचत हुई। 2019 और फिर बाद में कोरोना के बाद 2020 में स्पॉट प्राइसेस बहुत गिर गई तो पाकिस्तान को सस्ती गैस मिलने लगी, वरना जब से मुआहिदे हुए हैं उनसे पाकिस्तान के अरबों रुपए बचे और अब फिर कीमतें इन मुआहिदों से ऊपर चली गई हैं। और ये बात दुरुस्त नहीं है कि LNG की कीमत महज 2 महीने के लिए ऊपर जाती है। वज़ीर आज़म को ये बात भी गलत बताई गई है कि हमेशा 2 महीनों के लिए LNG की कीमत ऊपर जाती है। जब LNG की कीमतें नीचे थी तो हुकूमत कम कीमत पर तवील मुद्दती मुआहिदों की कोशिश कर सकती थी। नए टर्मिनल्स वक्त पर लग जाते तो ऐसा हो जाता, मज़ीद टर्मिनल्स होते, कैपेसिटी होती तो उस वक्त स्पॉट प्राइसेस का भी पाकिस्तान ज़्यादा फ़ायदा उठाता, ज़्यादा गैस आ सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया और पाकिस्तान इंतहाई सस्ती गैस होने के बावजूद फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करके अरबों रुपए की बचत का मौका ज़ाया करता रहा और अरबों रुपए भी ज़ाया करता रहा। यहाँ तक कि अक्सर जो पहले से मौजूद 2 टर्मिनल हैं उन्हें भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी सस्ती LNG का फ़ायदा भी पूरी तरह पहले से मौजूद टर्मिनल से नहीं उठाया गया। वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए कि ये नुकसान पहुँचाकर किसे फ़ायदा पहुँचाया गया है। पाकिस्तान ही नहीं, गुज़िश्ता 10 वर्षों में इस खित्ते में 75% मुआहिदे तवील मुद्दती हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जापान से लेकर चीन और भारत तक सबके 2014 तक भी LNG की 75% दरामद तवील मुद्दती मुआहिदों पर थी। स्पॉट मार्केट में गुज़िश्ता बरसों में इजाफा हुआ है, मगर अब भी 70% मुआहिदे पाकिस्तान की तरह तवील मुद्दती हैं। पाकिस्तान की तरह भारत के भी ज़्यादा मुआहिदे कतर से हैं, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। और जब 5 साल पहले पाकिस्तान को कतर से मुआहिदा हुआ तो भारत ने भी कतर से तवील मुद्दती मुआहिदा किया और पाकिस्तान का मुआहिदा भारत से कम रेट पर था। हालांकि पाकिस्तान के बाद भारत ने मुआहिदा किया। बांग्लादेश भी कतर और ओमान से तवील मुद्दती मुआहिदों के तहत गैस दरामद करता है। बांग्लादेश का कतर से मुआहिदा भी तेल की इन कीमतों पर पाकिस्तान से महंगा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के गैस के ज़खायर पाकिस्तान की तरह तेज़ी से कम हो रहे हैं और वो भी दरामद बढ़ा रहे हैं। और फिर जब स्पॉट मार्केट में कीमतें नीचे गई तो भारत और दीगर ममालिक ने कतर और दीगर गैस सप्लायर से अपने तवील मुद्दती मुआहिदों को दोबारा मुज़ाकरात करके शराइत को आसान कराया और सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। हुकूमत को भी चाहिए था कि मौजूदा सूरत हाल में कतर से रब्ता करके शराइत तब्दील करा लेते, मगर हुकूमत महज इल्ज़ाम लगा रही है। करप्शन हुई है तो साबित करनी चाहिए और फिर कतर से मुज़ाकरात करने चाहिए और ये बात उनके सामने रखनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भारत और बांग्लादेश में 2022 तक गैस की कमी पूरी करने के लिए तेज़ी से टर्मिनल्स लग रहे हैं, गैस पाइपलाइन पर काम हो रहा है, मगर पाकिस्तान में अभी तक बात नए LNG टर्मिनल के दावों तक महदूद है। भारत 6 LNG टर्मिनल्स लगा चुका है, 4 मजीद LNG टर्मिनल्स 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे और भारत की LNG की दरामद करने की कैपेसिटी जो पहले 5.2 बिलियन क्यूबिक फीट है उसमें मजीद 2.5 बिलियन क्यूबिक फीट का इजाफा हो जाएगा। 2019 में बांग्लादेश LNG दरामद में इजाफा करने वाले मुमालिक में चीन के बाद इस खित्ते में दूसरे नंबर पर था, मगर पाकिस्तान में महज दावे किए जाते रहे। फिर शहबाज गिल साहब ने कह दिया कि गैस के लिए कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाई गई। अब हम आज उस टाइम हमने स्पॉट बाइंग क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे मुल्क में जो आपकी हमदर्द हुकूमत थी उन्होंने कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बनाई और अब ऐसी फैसिलिटीज बनाने में 5 से 10 साल लगेंगे। शहबाज गिल साहब, LNG माया हालत में -162 दर्जा हरारत पर बहरी जहाज में स्टोर करके लाई जाती है, फिर गैस में तब्दील करने पर उसका हुजम 600 गुना बढ़ जाता है, टर्मिनल पर लाकर प्रोसेस करके पाइपलाइन के जरिए मुल्क में ट्रांसमिट कर दी जाती है। LNG टर्मिनल और पाइपलाइन लगानी है, गैस लानी है, टर्मिनल से पाइपलाइन और पाइपलाइन से फिर मुल्क में तकसीम करनी है। मुल्क में गैस की कमी है, मजीद टर्मिनल लगाना है ताकि मजीद गैस ला सके, मजीद पाइपलाइन लगानी है ताकि उस मजीद गैस को पाइपलाइन के जरिए तकसीम किया जा सके, मौजूदा टर्मिनल को मुसलसल पूरी तरह इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि जब LNG की कीमतें $2 से $3 तक गई तो माहिरीन ने मशवरा दिया कि पाकिस्तान अपने गैस के कुओं की जगह LNG दरामद करके इस्तेमाल करे और अपने गैस के ज़खायर बचाए, क्योंकि LNG मुल्क में पैदा होने वाली गैस से भी सस्ती मिल रही है, मगर ऐसा नहीं किया गया। अगर वज़ीर आज़म को ऐसे मशवरे दिए जाएंगे कि पाकिस्तान में स्टोरेज बनानी है गैस की, तो फिर मज़ीद LNG टर्मिनल कैसे लगेंगे, पाइपलाइन कैसे बिछेगी? उन्होंने एक और बात यह की कि हक़ाइक़ को मस्क किया गया और गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए। हकाइक को मस्क जरूर कीजिए मेरे दोस्त, लेकिन उतना कीजिए कि आपका अपना इमेज मस्क ना हो जाए कहीं से। हमारी आपसे और आपके इदारे से गुजारिश है कि जब भी रिपोर्टिंग करें तो दोनों साइड का नैरेटिव लिया करें और बराए मेहरबानी हकाइक को सामने रखा करें।
हुकूमत का मौक़िफ़ कैसे लेते हैं? कई महीनों से मुतल्लिका वज़ीर उमर अयूब को बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले कहा कि अगले हफ्ते आएंगे, फिर इस हफ्ते मंगल को कहा, 2 दिन बाद जुमेरात को आएंगे ये कहा, जुमेरात को दावत दी तो कहा कि वो आज मसरूफ़ हैं, आज बुलाया तो आज फिर नहीं आए। तो उनका कैसे मौक़िफ़ लें? सवाल मुतल्लिका वज़ीर से उठाते हैं, जवाब शहबाज गिल साहब देते हैं, फिर 13.13% को $13.3 कह देते हैं। 2 अरब क्यूबिक फीट गैस की कमी को सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्तों की कमी बता देते हैं। गैस को लाकर ज़ख़ीरा करने के लिए सरमायाकारी की बातें करते हैं। और जाहिर है शहबाज गिल साहब का कसूर नहीं है, क्योंकि ये उनकी फील्ड नहीं है। मुतालिका वजारत को जवाब देना चाहिए और ये सवाल वज़ीर आज़म को मुतालिका वज़ीरों और मुशीरों से करना चाहिए कि वो खुद जाकर क्यों अपनी मुतालिका वजारत का दिफा नहीं करते और हक़ाइक़ बयान नहीं करते, क्यों शहबाज गिल साहब को ये काम करना पड़ता है और फिर वो ऐसी बातें करते हैं जो मज़े का खेज़ होती हैं। और जाहिर है उनका कसूर नहीं है, क्योंकि ये उनकी फील्ड नहीं है। जैसे जब हमने वजारत खुराक पर गंदुम वक्त पर दरामद ना करने का सवाल उठाया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अप्रैल से अगस्त तक कोरोना की वजह से गंदुम की दरामद करना अमली तौर पर बहुत मुश्किल था। हालांकि हम बार बार बता चुके हैं कि कैसे उर्दन ने अप्रैल से गंदुम खरीदना शुरू की और 17 महीने के ज़खायर बनाए। मिस्र ने अप्रैल से बैनुल-अक़वामी मार्केट से गंदुम खरीदी और अपने ज़खायर 50% तक बढ़ा दिए। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने अप्रैल में दरामद का कहा। फिर 21 अक्टूबर को खबर छपी कि वज़ीर आज़म ने गुस्सा किया कि जब मैंने अप्रैल में कह दिया था तो गंदुम क्यों दरामद नहीं की गई। हमने वज़ीर खुराक को बार बार बुलाया मगर वो नहीं आए। मगर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर दिया कि गंदुम कोरोना की वजह से बैनुल-अक़वामी तिजारत कम होने की वजह से नहीं आ सकती थी। अब जाहिर है यहाँ भी शहबाज गिल साहब का कसूर नहीं है, क्योंकि ये उनकी वजारत नहीं है, उन्हें मामलात का पता नहीं है और मुतालिका वज़ीर जवाब देने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म के सवाल पूछ लेना चाहिए कि कौन शहबाज गिल साहब को ये गलत मालूमात देता है और क्या खुद उन्हें भी ऐसी गलत मालूमात दे दी जाती है जब उनके अहकामात पर अमल नहीं किया जाता। और मीडिया की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब मीडिया पर इल्ज़ाम लगाना नहीं है, क्योंकि नुकसान अवाम और मुल्क का हो रहा है और ख़ुद हुकूमत की साख दाव पर लगी है। माजी में भी जब हमने बार बार चीनी की कीमतों का मसला उठाया तो हुकूमत ने हम पर तनकीद शुरू कर दी। जहांगीर तरीन ने हमें लीगल नोटिस भेज दिया। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन की बातों पर भरोसा कर लिया और मीडिया में जाकर उन्हें दिफा करने का कह दिया, जो जहांगीर तरीन ने खुद मीडिया पर जाकर बताया। उनको बहुत सी चीज़ों को लोगों ने बातें की हुई थी, मैंने जाके ये जो आपको बताया उनको बताया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की कि आप फ़ौरन जाएं टेलीविज़न पे और सिर्फ आप क्लियर कर सकते हैं इस मसले को, बिकॉज और हमें कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई समझा नहीं रहा लोगों को कि असलियत क्या है। तो जब से उन्होंने मुझे ये कहा है, मैं तकरीबन रोज़ टीवी पे आके ये एक बयान करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ कि ये गन्ने की कीमत बढ़ने की वजह से ये कीमत बढ़ी है और ये चीनी की कीमत बढ़ने का डायरेक्ट फ़ायदा ज़मींदार को हो रहा है। और फिर क्या हुआ सब आपके सामने है। खुद वज़ीर आज़म के शुगर कमीशन ने क्या कहा, मगर वक्त पर कुछ नहीं किया गया, बल्कि उल्टा मीडिया पर सवाल उठा दिया गया। तो आज 185 अरब से ज़ायद का चीनी की मद में अवाम का नुकसान हो गया। चीनी दरामद करके अरबों रुपए ज़ाया किए जा रहे हैं और हमने सवाल 70 रुपये फ़ी किलो की चीनी पर उठाना शुरू किया था और आज हुकूमत पर 110 रुपये फ़ी किलो चीनी का ठप्पा लग गया है। और आज भी हम सवाल उठा रहे हैं, जवाब हम पर इल्ज़ाम की सूरत में आ रहा है। हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, मुल्क और ख़ुद हुकूमत ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म की साख का नुकसान हो रहा है। हम तो सवाल उठाते ही रहेंगे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका के तारीखी इंतखाबात पर हैं, तो वहीं खुद अमरीकी भी दिल थाम कर बैठे हैं। हर गुजरते वक्त के साथ सूरत हाल मजीद सनसनीखेज होती जा रही है, मगर वाज़ेह भी होती जा रही है। मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बदल रही है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन मजीद पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं और सदारती कुर्सी से चंद कदम की दूरी पर हैं और उनकी मुमकिना सदारत के पेश नज़र अमेरिका की सिक्योरिटी सर्विस ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की हिकमत अमली भी बना दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सिक्योरिटी सर्विस ने जो बाइडेन की मुमकिना विक्ट्री स्पीच पर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी एजेंट्स की तैनाती का फैसला कर लिया है। खबरें आ रही हैं कि बाइडेन के घर के इतराफ से गुजरने वाली फ्लाइट्स भी मुअत्तल कर दी गई हैं। यानी 4 साल बाद बाजी पलटती दिखाई दे रही है। इस वक्त 538 इलेक्टोरल वोट्स की रेस में जो बाइडेन लीड कर रहे हैं और अब तक 253 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं। यानी जो बाइडेन को सिर्फ 17 वोट्स मजीद हासिल करने हैं, जिसके बाद वो 270 वोट्स के साथ सदारती रेस जीत जाएंगे। दूसरी जानिब ट्रंप के पास 213 इलेक्टोरल वोट्स हैं और दोबारा अमेरिका का सदर बनने के लिए उन्हें मजीद 57 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, सिर्फ 4 रियासतों के नताइज वाज़ेह कर देंगे। मगर जो बाइडेन के लिए ज्यादा आसानियां हैं। सिर्फ पेंसिल्वेनिया की रियासत जीत कर वो अमेरिका के नए सदर बन सकते हैं और इस रियासत के नताइज तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। कल तक ट्रंप इस रियासत में लीड कर रहे थे, 1.5 लाख वोटों से ज्यादा की लीड थी, मगर बाजी पलट गई है। जो बाइडेन 9000 वोट्स के साथ इस वक्त लीड कर रहे हैं और ये रियासत के 95% वोट काउंट हो चुके हैं। ट्रंप के लिए इस रियासत का जाना घर जाने के बराबर होगा, क्योंकि इस रियासत के पास
20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। साथ ही जॉर्जिया और एरिजोना जैसी फैसलाकुन रियासतों में भी जो बाइडेन लीड कर रहे हैं, जबकि जॉर्जिया में 99% वोट्स गिनती हो चुकी है और बाइडेन सिर्फ 1500 की लीड के साथ आगे हैं। और इस कम मार्जिन की वजह से जॉर्जिया में वोटों की फिर से गिनती का ऐलान भी हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं कि इल्जामात लगा रहे हैं, खुफिया बैलेटिंग की बात कर रहे हैं। कल रात गए ट्रंप ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धांधली का इल्जाम लगाया। साथ ही कहा कि अब इंतखाबात का फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करना पड़ेगा। If you count the legal votes, अगर आप कानूनी वोटों की गिनती करें तो मैं आसानी से जीत जाता हूं, और अगर आप गैर कानूनी वोटों की गिनती करें तो वो हमसे इलेक्शन चुरा सकते हैं। बहुत से वोट इलेक्शन के दिन के बाद आए हैं, ताखीर से आए हैं। मीडिया, पैसों और बड़ी टेक कंपनियों की इलेक्शन में मदाखलत के बावजूद हमने कई अहम रियासतों में फतेह हासिल की है। जॉर्जिया की रियासत में मैं कई वोटों से जीता था। इलेक्शन की रात वहाँ तकरीबन मेरी 3 लाख की लीड थी और अब हम वहाँ पीछे हो गए हैं। हम करप्शन को इजाजत नहीं देंगे कि वो इतना अहम इलेक्शन चुरा ले। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे वोटर्स को खामोश कराए और मनगढ़ंत नताइज बनाए। पेंसिल्वेनिया जैसी अहम रियासत में जो गिनती हो रही है वो सब डेमोक्रेट्स की करप्ट मशीनरी का हिस्सा है। हमें लगता है कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे। इसमें कानूनी चाराजोई होगी क्योंकि हमारे पास बहुत से सबूत हैं और हो सकता है कि ये मामला अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत में जाए। बिलाखिर इस पर फैसला जजेस को देना पड़ेगा। the states, but ultimately I have a feeling judges are going to have to rule. ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है, मामला अदालत जाता नजर आ रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखिए। मुल्क में कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत मजीद पाबंदियां लगा रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अहम फैसले किए हैं, जिसके मुताबिक मास्क का इस्तेमाल ना करने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा, जबकि बाकी 50% अमला घर से काम करेगा। इसके अलावा 20 नवंबर से 31 जनवरी तक इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगाई गई है। आउटडोर शादी की तकरीबात में 1000 से जायद अफराद की शिरकत की इजाजत नहीं है। फैसलों पर अमल दरामद 7 नवंबर यानी कल से शुरू होगा और ये पाबंदियां कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 16 बड़े शहरों में लगाई गई हैं। मुसलसल 5 रोज से 1000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 30 अमवात हुई हैं, जो गुज़िश्ता 3 माह के बाद सबसे ज्यादा तादाद है। कोरोना से बचाव एहतियात से मुमकिन है। एहतियात कीजिए, SOPs पर अमल कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।